हेलो गाइस, तो क्या हालचाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल झकास क्लासेस। तो आज मैं व्योमकेश आपको कराने जा रहा हूं आप ही के अपने क्लास 10 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी का एमसीक्यू सेशन। पर इससे पहले एक बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लेक्चर का, इसके नहीं, टोटल टर्म 1 में जितने चैप्टर है सारों का लेक्चर वीडियो का लिंक दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है और एमसीक्यू सारे का भी लिंक मिल जाएगा। तो पहले लेक्चर देख के आओ, तभी करेंगे, तब मजा आएगा, कहर मचाने में तुम्हें दम आएगा और तुम अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और तुम्हें आंसर भी समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं ग्राफिक। इसमें भी फॉर्मूला यूज होगा, तो सारे फॉर्मूला तुम्हें याद होने चाहिए। नहीं याद है इमीडिएटली उसको कॉपी पे नोट करो, कहीं पे एक छाप दो वरना पेपर में, और जैसे तैसे करके फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वरना मैथ कैसे होगा यार। ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0। तो इसमें भाई बोला है रिप्रेजेंट टू लाइन्स व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, कोइंसिडेंस और पैरेलल। तो इसके लिए बहुत बच्चे जो सोच रहे हैं ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, तो वो बहुत गंदा सोच रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा आपको, ये 1 मार्क में आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, वो नहीं करना है। पर आपको निकालना है a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। इससे कुछ बनता था, शायद आपको याद आ रहा है कि नहीं। a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। इसका एक मतलब होता था a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, इसका मतलब था। और ये जो है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, उसका भी मतलब था। नहीं याद है, जाओ लेक्चर चेक करके आओ, वरना ऐसे रिवीजन कराने लगूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। यहां पे जो मतलब होगा मैं बता दूंगा, यहां पे जो यूज हो रहा है। तो a1 by a2 यार तुम्हें पता है फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by माइनस ax प्लस by, क्या होता है उसके बाद माइनस होता है कि प्लस होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ यार, आपको बताना तो पड़ेगा ही। ये क्या होता है, प्लस होता है। रेडी, देखो तो a1 क्या है 6, a2 क्या है 3, 2 है, सॉरी 3 बोला 2 है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 3/1, क्योंकि ये 2 3 6 चला जाएगा। देन हम निकालेंगे b1 by b2, तो by था, तो इधर क्या है -3 है, प्लस होता तो कुछ साइन लेने की जरूरत नहीं थी, माइनस है बोल के लेंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू -3 अपॉन, ये क्या है -y है, कुछ नहीं है, y के पहले मतलब 1 है, सो -1, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 3/1। अब c1 अपॉन c2, तो ये हो जाएगा भाई c1 कितना है 10/9। तो इधर से तीनों वैल्यू को देखकर मैं बता सकता हूं कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2, क्योंकि दोनों का वैल्यू 3/1 है, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। एम आई राइट? यही फॉर्मूला था आई थिंक। पर यह कंडीशन होने पर क्या बोलता था कि जब a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, देन this pair of linear equation, this pair of equation लिखते हैं, linear छोड़ो, this pair of equation has no solution। अगर solution नहीं होंगे तो ये intersect होंगे क्या, नहीं होंगे। और जब दो लाइन किस कंडीशन में intersect नहीं करते हैं, जब वो दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल। ये ऐसे जाएगा सीधा, ये भी उससे पैरेलल जाएंगे, ऐसे गया तो intersect कच्चा, ऐसे गया तो भी इंटरसेक्ट, पर ये पैरेलल जाएगा तो इंटरसेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बिफोर आई मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो पेयर है इक्वेशन के, पहला कौन सा, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड -3x minus 6y plus 1 equals to 0 have unique solution, exactly two solution, infinitely many solution, no solution। कैसे चेक करेंगे, ड्रॉ नहीं कर सकते,
पर a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 निकाल के इसका सोल्यूशन बन सकता है। तो चलो देखते हैं a1 by a2, पहले पता है ना कौन सा a1 कौन सा a2। a1 कौन होगा, x के पहले वाला, कुछ नहीं है मतलब 1 है। a2 कितना है, -3x है, तो a2 है -3। समझ गए। आप देखो b1 by b2, b1 कितना है इधर 2, b2 -6, सो ये हो गया -1/3। c1 by c2, तो c1 by c2 बराबर होगा, c1 है 5, c2 है तुम्हारा 1, सो 5/1। तो इधर देख के एक चीज हम लिख सकते हैं कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2। और जब ये कंडीशन होता है तब it has no solution। समझ ला, आ गया समझ में। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ पता चला, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, ये सब याद करो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you can pause the video and note it down in the copy. So let's move to the next question. If a pair of linear equation is consistent, then the lines will be, तो अगर एक pair of linear equation क्या है, consistent है। सबसे पहली बात, consistent का मतलब क्या है, उसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए, एक हो या फिर एक से अनेक हो, फर्क नहीं पड़ता, पर होना चाहिए। अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक भी अगर उसके सॉल्यूशन नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, तो उस वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। और जिनके होते हैं उनको कंसिस्टेंट, जिनके टोटली नहीं होते हैं उनको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। तो दो कंडीशन होता है यार, एक तो a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। इस केस में उस पेयर में कितने सॉल्यूशन होते हैं, b1 by b2। उस केस में इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए। और ये एक केस होता है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। इस केस में इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होती है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ गए, हो गया, समझे। इसमें यूनिक सॉल्यूशन, इसमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब और एक पंगा है, ये वाला कंडीशन, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। पर इस केस में पंगा है। पंगा क्या है, पंगा ये है कि इसमें सॉल्यूशन ही नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। तो जो जिसमें नो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब ये तो होगा ही नहीं, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। और a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 में ये क्या करते हैं, लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। समझ गए। और दूसरा केस है ये दूसरा वाला, जिसमें इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं, कोइंसिडेंट। तो इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है या तो कोइंसिडेंट हो सकता है, पैरेलल तो नहीं होगा क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट का एग्जांपल है। कंसिस्टेंट में दो ही मतलब ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग वाला या तो कोइंसिडेंट वाला। तो चेक करते हैं चारों ऑप्शन। ए पैरेलल तो नहीं होगा भाई, ऑलवेज कोइंसिडेंस नहीं, ऑलवेज कोइंसिडेंस नहीं होगा, कभी कभी इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस, भाई ये बिल्कुल सही जवाब है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग भी नहीं होगा। समझ गए। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। सो ये बहुत ही हलवा सवाल है, इसका ट्रिक होता है, द पेयर ऑफ इक्वेशन वेयर x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b graphically represent the line which are parallel, intersecting at BA, coincident intersecting at AB। पहले तो ड्रॉ कर दो कार्टेशियन सिस्टम।
सिंपल सा। ये हो गया कार्टेशियन सिस्टम, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश, यानी वाई एक्सिस। समझ गए? अब ये ओरिजिन है x इक्वल्स टू ए, यानी x एक्सिस में a डिस्टेंस पर, मान लो ये डिस्टेंस ये है, तो उससे पैरेलल एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट ये है, तो ये क्या बोला जाता है? ये है तुम्हारा क्या है? लाइन विच इज x इक्वल्स टू a। तो x एक्सिस में a डिस्टेंस पर एक पैरेलल लाइन विच विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस से पैरेलल a डिस्टेंस पर जो लाइन ड्रॉ करेगा उसका वैल्यू होगा x इक्वल्स टू a। सिंपल। नाउ y इक्वल्स टू b का मतलब y एक्सिस पर b डिस्टेंस पर, मान लो ये डिस्टेंस b है, तो इसमें जो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो ये क्या होगा? इनके बीच डिस्टेंस कितना होगा? तो ये पॉइंट होगा कौन सा? ये पॉइंट होगा b वाला, यानी तुम्हारा y इक्वल्स टू b, ये लाइन होगा, और ये x इक्वल्स टू a वाला लाइन। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, पैरेलल है ना कोइंसिडेंट है। कौन से पॉइंट पे? इसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू बताओ, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 0 0, मान लो ओरिजिन है, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? a। y कोऑर्डिनेट ऊपर कितना डिस्टेंस है? b। सो कौन से पॉइंट पे हो रहे हैं? a, b। सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। अगर x और y ऐसे ही वैल्यू है ना, मान लो x इक्वल्स टू p, y इक्वल्स टू r मान लो दिया है, तो सीधा ठोकना भाई p, r। पूरा डिट्टो ऐसा क्वेश्चन होने से, वरना ऐसे ड्रॉ करके निकालना। समझ पाए बात को? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7। तो ये वाला लाइन ड्रॉ करो, एक कार्टेशियन सिस्टम पहले बनाओ, ये y, ये x, ये डैश वैश लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। y इक्वल्स टू 0, यानी ये पूरा ओरिजिन वाला लाइन एक, y इक्वल्स टू 0 मतलब ये x एक्सिस वाला लाइन होगा, मान लो ये है वो लाइन, एक उससे पैरेलल है, और एक क्या है? y इक्वल्स टू -7, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये होगा y इक्वल्स टू -7 वाला लाइन, ये होगा y इक्वल्स टू 0। बोथ लाइन विल बी पैरेलल, जो हमें दिख रहा है, और पैरेलल लाइंस हैज नो सॉल्यूशन। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे किया? बस एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ किया, उसको तुम इमेजिन कर सकते हो कैसा लाइन बनेगा, देख सकते हो इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, कोइंसिडेंट कर रहा है क्या, या फिर पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इट हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर वंडा? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन इज -5x plus 7y equals to 2. The second equation can be 10x plus 4। कौन सा है? चलो चेक करते हैं। तो पहले डिपेंडेंट है, मतलब a1 by a2, a1 कितना है? -5, a2 हमें मालूम नहीं है। डिपेंडेंट इक्वेशन जो होगा सेकंड वाला इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 7, जो कि तुम्हारा क्या है? b1 by b2 इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा कितना है? ये 2, इधर आएगा तो -2, सो -2 अपॉन c2 इक्वल्स टू, मान लो 1/k, जो हम लेट में ले रहे थे ऑलरेडी, जो चैप्टर पढ़े हैं मालूम होगा। दिस इम्प्लाइज, तो ये देखो -5/a2 इक्वल्स टू 1/k। दिस इम्प्लाइज a2 इक्वल्स टू -5k। ये a2 इधर आ गया, ये k इधर चला गया, तो -5k मिल गया। तो उसी हिसाब से अगर देखें, सो 7/b2 ऑल्सो इक्वल्स टू 1/k। बिल्कुल भाई, 1/k कांस्टेंट लिए हैं, यही लेते हैं हर वाले ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत बच्चे पूछते हैं सर 1/k ही क्यों? k की जगह तुम m ले लो, पर ये k क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर m भी ले रहे हो तो लिखना m इसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ लो इस पॉइंट को, हो गया। सो b2 इक्वल्स टू 7k हो गया। आप देखो
ये तुम्हारा हो गया 7/b2। हाँ ये तो ऊपर है, ये नीचे को पार्टीशन कर देते हैं। और एक निकलेगा -2/c2 इक्वल्स टू 1/k। दिस इंप्लाइज c2 इक्वल्स टू -2k। मिल गया तीनों वैल्यू। अब लिख दो इक्वेशन, जहां पे k एक क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो देखो भाई पहला हो जाएगा -5kx प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब हर जगह पे इसका वैल्यू सेम होगा, प्लस 7k माइनस, या फिर इक्वल्स टू लिख सकते हैं, तुम जो चाहो लिख सकते हो उसको, माइनस लिखें या फिर इक्वल्स टू लिखने पर दूसरे साइड चला जाएगा। हाँ तो देखो इधर हम लिख सकते हैं क्या, -5kx प्लस 7k और क्या, ये क्या है -2k इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो इसमें तुम कंपेयर कैसे करोगे सर, 5 में अगर 2 ले लें k का वैल्यू तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, तो इधर कौन सा वैल्यू है कैसे मालूम पड़ेगा। तो इधर गौर करो, ये देखो कि ये जो फर्स्ट वाला टर्म है, ये जो a2 है और ये जो c2 है 2k, इनका साइन सेम है, नेगेटिव है बोल के मत लिखना, क्योंकि अगर k भी मान लो नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसके लिए इसका और इसका साइन सेम है। ये किस केस में है देखो पहले चेक करो, इसमें और इसमें है सेम। और एक चीज भी तुम्हें गौर करना है कि ये और इसका साइन सेम है पर बीच वाले का साइन डिफरेंट है, पर यहां पे तीनों का साइन सेम है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहां पे देखो इसका और इसका साइन सेम है क्या, नो। इधर इसका और इसका साइन सेम है क्या, नहीं। ऑप्शन डी, इसका और इसका साइन सेम है क्या, नहीं मत बोलना, बिकॉज इसको थोड़ा अच्छे से देखो। ये इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 10x माइनस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। वो 4 को उधर ले गया है इसलिए साइन चेंज हुआ है, वरना नहीं होता। तो इसका और इसका साइन सेम है, बीच वाले का डिफरेंट है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और मैं ये दिखा भी सकता हूं, k का वैल्यू -2 ले जाओ, लेट k इक्वल्स टू -2। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, सारे केस के लिए k सेम होगा। तो -5 इंटू -2 10x प्लस 7 इंटू -2 -14। 14 क्या होता है, ये x होगा ना, y होगा, ये y। -2 इंटू -2 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। वही तो इक्वेशन है, मिल गया यार इधर। तो क्या देखना है, पहले निकाल देना इक्वेशन क्या निकल रहा है, फिर चेक करना साइन को देख के। ऐसा नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव लेना, कौन कौन से साइन सेम है कौन सा डिफरेंट है, ये देख के चेक करना, ऑप्शन मिल जाएगा। समझ गए। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू इक्वेशन 3x माइनस y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस ky इक्वल्स टू -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस a1/2। ये देखते हैं, सुनो पहले तो कोइंसिडेंट लाइन होने के लिए इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन चाहिए, जिसका क्राइटेरिया है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो a1/a2 देखो भाई, a1 कितना है 3, a2 कितना है 6 इक्वल्स टू b1 कितना है, माइनस कितना है, वो y से पहले कुछ नहीं है मतलब -1 है। इधर भी y से पहले कितना है, -k है, तो माइनस माइनस तो पहले काट दो, समझ गए, इक्वल्स टू c1/c2। तो c1 कितना है 8, c2 कितना है -16 मत लिखना, क्योंकि ये 16 इक्वल्स टू के बाद है, ये अंदर जब आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, पल्ले पड़ गया, ये अंदर लाना था हमें, ये बाहर लेके कंफ्यूज हो गए, -16 लिख दोगे, ये इक्वल कभी होगा ही नहीं 3/6 के बराबर, ये -1/2 हो जाता, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो इससे मैं बता सकता हूं दिस इंप्लाइज 1/k बराबर 1/2, दिस इंप्लाइज k बराबर 2 और k इक्वल्स टू 2। पर ऐसा कोई जवाब है क्या, नहीं है भाई। तो क्या हो सकता है इसमें, तो ये ऑप्शन इसके लिए क्या हो ना, थोड़ा चेक कर देते हैं। चलो
वो मैंने सवाल ठीक ठाक लिखा था, आंसर भी ठीक ठाक निकला है। ऑप्शन लास्ट के दो वो नीचे वाले क्वेश्चन के लिख दिए थे, ऊपर वाले शायद या साइड वाले कोई क्या है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? अरे आंसर निकालना पता है तो एग्जाम में भी ऑप्शन गलत होगा तो बता पाओगे कॉन्फिडेंसली कि ये गलत है। समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। हाँ तो देख भाई, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are parallel, then value of k is, तो k का वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले पैरेलल लाइन होने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या है? a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। मार्कर चेंज करते हैं, आई थिंक इंक खत्म हो रहा है। सर लेट्स मूव ऑन। तो ये क्राइटेरिया है, पुट करो वैल्यू। तो a1 कितना है भाई? 3, a2 वैसे 2 इक्वल्स टू ये कितना है नेक्स्ट वैल्यू? 2k। b1 जो है उधर क्या है? 2k वही है ना, b1 y की जगह। सो 2k आ गया और नीचे क्या है? 5। सो देन इफ वी मूव तो ये दोनों बराबर होंगे। अब c1 बाय c2 में जाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये इक्वल तो होगा नहीं। -2 बाय -1, सॉरी ये होगा -2 बाय 1। अच्छे से देखो क्वेश्चन को, वो छोड़ो तुम इसमें बस कंपेयर करो। सो ये 5 इधर आ जाएगा तो 5 3 जा 15, ये 2 उधर जाएगा तो 4k। सो दिस विल बी इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 15 बाय 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गया कैसे हुआ ये ना? 15 बाय 4 ऑप्शन। समझ ला? आ गया समझ में कैसे हुआ? अरे यही क्राइटेरिया याद करो, a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। ये किसका क्राइटेरिया है? नो सॉल्यूशन वाले केस का। और ये किसका क्राइटेरिया है थोड़ा बताओ? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। ये किसका? इन्फिनाइटली मेनी। और लास्ट है यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन जिसका होता है उसका क्या क्राइटेरिया होता है? a1 by a2 is not equals to b1 by b2। समझ गए? हो गया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों क्राइटेरिया रट रहे होने चाहिए, फॉर्मूला बेसिकली फॉर्मूला है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -3 तो कौन सा है? तो पुट करके देखो यार, वैल्यू जहां पे सेटिस्फाई हो रहा है वही है। x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये पहले ऑप्शन में पुट करके देखो, 2 और -3, 2 प्लस -3 यानी -1 बचा, -1 इक्वल्स टू -1 हो रहा है। सेकंड वाले में पुट करके देखते हैं, 2 × 2 4, 4 - 3 × -3 -9, माइनस इंटू -9 4 + 9 यानी ये हो जाएगा करीबन 11 इक्वल्स टू -5। नहीं, ऑप्शन ए नहीं है। पुट करो डायरेक्ट पूरा ये वैल्यू रख दो, समझ में एक एक ऐसा ही है इसका मेथड। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 2x यानी 2 × 2 4 प्लस 5 × -3 -15, 4 -15 -11 इक्वल्स टू -11। बिल्कुल पहला तो सही है। दूसरे में देखते हैं, इधर भी तो पहला सही था, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा अगर देखेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा x मतलब यानी 4 × 2 कितना होगा 8, 10 × -3 -30 30 सो -30 प्लस 8 -22 इक्वल्स टू -20। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, 2x - y सो 2x यानी 2 × 2 4 -y यानी 3 -3 प्लस 3 हो जाएगा तो 4 + 3 7 इक्वल्स टू 1। नहीं है सी तो नहीं है, पहले से ही पता चल गया। डी में जाते हैं, देखो डी एक्स का वैल्यू कितना है 2, सो 2 - 4 × -3 कितना होता है? 4 × -3 इज ऑलवेज, अरे सिंपल बात है यार, -12 होगा। -12 + 12 हो जाएगा, +12 + 2 12 + 2 कितना होगा 14 14 - 14 0। बिल्कुल पहला वाला तो सही है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, x - y यानी 2 - -3 यानी 2 + 3 इक्वल्स टू 5, वही है ना। ये थोड़ा इक्वेशन चेक करते हैं, चलो अच्छे से।
हाँ तो बिल्कुल सही है, मुझे लगा थोड़ा और है क्या। हाँ एक तो ऑप्शन मिल गया, मुझे लगा आंसर नहीं मिला है। हाँ तो देखो x कितना है 2, y कितना है -3, 2 माइनस -3 2 + 3 यानी 5, 5 माइनस 13 0 नहीं होगा, जितना भी हो 0 तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। So option B will be the correct answer for this question. So before I move to the next question, you can pause the video and note it down in the copy. अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरुणा हैज ओनली 1 rupee and 2 rupee coins with her. If the total number of coin that she has is 50 and the amount of money with her is 75. तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 50 कॉइन है भाई, 1 रुपये 2 रुपये मिलके, पर जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो 75 बन रहा है, मतलब वैल्यू उस कॉइन का 50 कॉइन है, वैल्यू 75 है। देन द नंबर ऑफ, जैसे 2 रुपये कॉइन तुम्हारे पास कितने हैं 2 है, पर उसका वैल्यू क्या है 4 रुपये, वैसी बात है। तो बताओ कि 1 रुपये का कॉइन कितना है, 2 रुपये का कॉइन कितना है, बोल रहा है सीरियली, पहले 1 रुपये फिर 2 रुपये। तो चारों ऑप्शन में से चेक कर दो, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सारे बन सकते हैं। तो अगर सीधा जाऊं तो ये 35 वाला देख के देखो, तो 35 1 रुपये में 35 रुपए होगा, 15 दूनी 30, 30 और 35 65, होगा ही नहीं ऑप्शन बी, क्योंकि हमें बोल रहा है वैल्यू 75 होना चाहिए। ऑप्शन बी देखते हैं, चलो 20, ये 35 कितना है 1 रुपये, तो 35 हुआ इसका वैल्यू, 20 × 2 40, 40 + 35 75 हो रहा है सर। अब ये चेक करो कि इन दोनों को मिला के 50 हो रहा है क्या, नहीं 55 हो जा रहा है। हमें वही भी तो देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन भी 50 होना चाहिए, भले 75 हुआ पर 50 नहीं हुआ, इधर 50 हुआ पर 75 नहीं हुआ। इधर देखते हैं चलो, तो 15 रुपये 1 पैसा, और ये हुआ 1 रुपया मतलब 15 रुपया हुआ, और 35 2 रुपया मतलब 35 × 2 35 दूनी 70 70, सो 70 + 50 85, ये भी नहीं हुआ भाई। अब देखो 25 and 25, तो ये दोनों मिलके 50 तो बन रहे हैं। चलो देखते हैं वैल्यू है कि नहीं। 25 1 रुपये कॉइन यानी 25 रुपए होगा, ये 25 × 2 रुपये कॉइन × 2 = 50, 50 + 25 75, तो ऑप्शन डी होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। मिल गया जवाब। ऐसे ऑप्शन में चेक कर देना, कुछ बड़ा प्रोसेस। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, x + y = 50, देन ये करेंगे और क्या करेंगे, x + 2y = 75, ये कुछ ऐसा पंगा करेंगे, फिर x से x मार देंगे तो इनको y का वैल्यू आ जाएगा 25, तो वो 50 में से y काट देंगे, दैट इज = 50 - 25 = 25, ऐसे निकालते हैं। ये जो भी स्टेप करो सेम है, इधर x लेके y लेके उधर और लगवा। x क्या है नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन, y क्या है नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन, तो इन दोनों को मिला के 50 हो रहा है बोला। फिर वैल्यू क्या है, x नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन का वैल्यू x है, y नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन का वैल्यू 2y है, उसका 2 गुना है जितना भी नंबर है, तो वही मिला के ये इक्वेशन में डाल दी। ऐसे निकालने से भी सही है, एक एक करके चेक भी कर सकते हो। समझ गए। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। द फादर्स एज इज 6 times its son's एज। तो एक पिता का एज उसके बेटे के एज के 6 गुना है। 4 years hence, मतलब 4 साल बाद बोल सकते हैं। द एज ऑफ फादर विल बी 4 times its son एज, पर 4 साल बाद उस पिता का एज उसके पुत्र के एज के 4 गुना होगा। द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ सन एंड द फादर्स आर रेस्पेक्टिवली, तो इन दोनों का प्रेजेंट एज बताओ बोला है। तो प्रेजेंट में क्या बोला है कि फादर का एज सन के एज के 6 गुना है, तो लेट एज ऑफ सन बी x। इतना लंबा तुम्हें लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं बोल के लिख रहा हूं। सन बी x, एज ऑफ फादर विल बी, तुम डायरेक्ट x और 6x लिखना। 6 गुना बोला है आज के जमाने में, अगर इसका x है तो उसका 6 गुना यानी 6 × x 6x मिल गया। अब क्या बोला है, 4 साल बाद, यानी तुम्हारा उम्र अगर आज 15 साल है तो 4 साल बाद 19 साल होगा। बहुतों का 16 साल है तो 4 साल बाद तुम्हें 20 होगा, मतलब +4 हो जाएगा। वैसे 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर इनका उम्र कितना होगा, 4x + 4 1 होगा, सॉरी 4x + 4 लिख रहा हूं, x + 4 1 होगा
और दूसरा क्या होगा 6x प्लस 4। 4 साल बाद इनका उम्र इतना होगा, एज जो होगा। क्या बोला है 4 साल बाद? ये जो उसके पिता का एज है, उसके फादर का एज है, ये कितना होगा? ये x प्लस 4 के 4 गुना होगा। इसका मतलब ये है कि x प्लस 4 क्या है, उसमें अगर हम इसको 4 गुना कर देंगे, इंटू 4 कर देंगे, तो हमें ये वाला आंकड़ा मिल जाएगा, बोल रहा है। सिंपल सी भाषा में तो कर देते हैं। चलो 4 इंटू इक्वल्स टू 6x प्लस 4। इसी को अभी इक्वेशन बना लो। 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 4 16, 6x प्लस 4। तो इससे क्या पता चलेगा? ये 4 प्लस है, इधर आ जाएगा तो 16 पहले से था, 4 प्लस था, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। वैसे ये 4x इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। दिस इंप्लाइज 12 इक्वल्स टू 2x। तो 2x किसके बराबर हुआ? 12, यानी 12 के बराबर। x किसके बराबर होगा? 12 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 6। तो x यानी सन का एज कितना मिला? 6। तो 6x किसके बराबर होगा? 6 इंटू 6 यानी 36। तो कौन सा है 6 एंड 36? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे बताया? बस एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, आंसर फटाफट से आ गया। समझ पाए बात को? बिफोर आई मूव टू, ये बहुत टाइम लेगा, फिर भी क्या करना, ये सब तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, तो उसमें स्पीड करके ये 2 मिनट में खत्म हो सकता है। समझ गए? स्पीड थोड़ा इंक्रीज करो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। Let's move to the next question, that is question number 12. If x equals to a, y equals to b is solution of equation x minus y equals to 2 and x plus y equals to 4, then values of a and b are respectively, तो a और b का वैल्यू बताओ। बोला है क्या? बोला है x का वैल्यू a और y का वैल्यू b। पुट कर दो इधर। पहला इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसको a और b के टर्म में क्या लिख सकते हैं? x का वैल्यू कितना है? a, y का वैल्यू कितना है? b, सो a माइनस बी इक्वल्स टू 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट और एक इक्वेशन था क्या? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इसको a और b के टर्म में लिख दो। a का x का वैल्यू a, y का वैल्यू b इक्वल्स टू 4। तो इन दोनों इक्वेशन जो हमें नया मिला है, इन दोनों को ऐड कर दो। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। समझ गए? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड करो a माइनस बी इक्वल्स टू 2। इसमें क्या ऐड करना है? a प्लस बी इक्वल्स टू 4। तो इनको ऐड कर देंगे। a प्लस ए ऐड होने पर 2a हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी ऐड होने पर कैंसिल हो जाता है 0। अरे माइनस हुआ इधर, फिर प्लस 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 होगा, तो माइनस बी प्लस बी कितना होता है? ये कैंसिल हो जाता है 0। इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, सो 2a इक्वल्स टू 6। दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 6 अपॉन ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा 3। तो a का वैल्यू कितना मिला? 3। सो a माइनस बी क्या था? 2 था। तो a का वैल्यू हमें कितना मिला? 3 माइनस बी इक्वल्स टू 2। तो b का वैल्यू क्या होगा? b इधर माइनस है, उधर ले जाओ 3, और 2 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, b उधर चला जाएगा तो प्लस। दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू b। तो b का वैल्यू कितना मिला? 1। तो इस हिसाब से देखें तो a का वैल्यू मिला 3 और b का वैल्यू मिला 1। तो 3 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। देखो कितना बड़ा बड़ा इक्वेशन करना पड़ रहा है यार। ऐसा सवाल पड़ जाता है ना तो बंदा फंस जाता है। ऐसा नहीं कि सबको आंसर नहीं पता होता, मेन होता है टाइम मैनेजमेंट इन द मैथमेटिक्स पेपर। और मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूं, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स में नंबर कटने का कारण ना आना भी होता है, पर कुछ का टाइम मैनेजमेंट भी। समझ गए? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। अरे ऑप्शन लिख देता हूं, चलो रुको। हाँ, अब ऑप्शन भी लिख दिया, चलो देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। पहले ये बताओ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, वो कंप्लीमेंट्री होता है।
जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये फंडा क्लियर होगा बहुतों का, जिनका नहीं होगा मैंने क्लियर कर दिया। समझ गए? तो ये तो पता है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो दो ही एंगल सप्लीमेंट्री हो पाते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो, और उसमें जो लार्जर मतलब जो बड़ा वाला है, मतलब दोनों सेम नहीं है, ये बात तो पक्की है, एक बड़ा एक छोटा है, तो जो लार्जर वाला है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो वो जो छोटे वाला एंगल है उससे वो बड़े वाला एंगल कितना डिग्री ज्यादा है? 18। लेट स्मॉलर एंगल बी x, सो लार्जर एंगल विल बी कितना ज्यादा है? 18 डिग्री, सो x प्लस 18 डिग्री प्लस कर दो। देन एंगल्स आर, तो वो दोनों एंगल क्या है? तो दोनों को मिला के कितना हो रहा था? 180 डिग्री। चलो मिला दो, x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनमें से निकाल दो, x प्लस x 2x प्लस 18 था, उधर जाएगा तो माइनस 18, तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 18 करने से ये वैल्यू करीबन आ जाएगा, कितना आएगा? 162। Am I right? कमेंट में बताओ आपका भी उतना आया क्या? सो दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल्स टू 2, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 162 डिवाइडेड बाय 2, ये चला आएगा 2 6 जा 16, 2 1 जा 81 डिग्री। तो x कितना आया? 81 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? स्मॉलर एंगल। और लार्जर एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x प्लस 18, x प्लस 18, सो 81 प्लस 18, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना? 99 डिग्री। तो कितना कितना मिला? एक 81 डिग्री, दूसरा 99 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। कैसे निकाले पता चल गया? फटाफट से कर सकते हो क्योंकि तुम्हें इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा। x प्लस 18, फिर उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवीजन करके आंसर हमें मिल गया। सो बिफोर आई मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, और पार्ट 1 वीडियो होगा। पार्ट 2 में क्या करेंगे? असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी करेंगे। If 2x plus y equals to 23 and 4x minus y equals to 19, चलो लिखो 2x, अरे ये मार्कर का इंक भी ना। So let's come to the last question of this part. If 2x plus y equals to 23, तो इसको लिखना था हमें, लिखते हैं। चलो फिर से क्या हुआ यार? हाँ, 2x plus y equals to 23, तो ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23, और एक क्या है? 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। इसको ऐड कर दो क्योंकि ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 4x 6x हो जाएगा, इक्वल्स टू 19 42 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 42 बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 7। ये वैल्यू इधर से फटाक से आ गया। किसका वैल्यू? x का। तो y का वैल्यू कितना होगा? तो 2x यानी 7 इंटू 2, 14 प्लस वाई 23 था, 14 प्लस वाई 14 प्लस वाई इक्वल्स टू 23। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 23 माइनस 14, दैट इज इक्वल्स टू 9। मिल गया। अब y 9 और x 7 मिल गया। अब इनमें पुट करो, ये वैल्यू हमें मांगा है 5y यानी 5 इंटू 9 45 माइनस 2x 2 इंटू 7 14 इक्वल्स टू 31। नेक्स्ट y अपॉन x, तो y कितना है? 9 अपॉन x यानी कितना है? 7 माइनस 2, कैसे होता है मालूम है ना? 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, 9 माइनस 14 माइनस 5 अपॉन 7 आ जाएगा ये आंसर। देखो कौन सा है? 31 और माइनस 5 अपॉन 7। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मिल गया। और ये फटाफट से एक बार होमवर्क करके भी दिखाओ ये मुझे, अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, कमेंट सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले का पार्ट 1 होता है समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां पे हम कवर कर रहे होंगे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन अलोंग विद द केस बेस्ड एमसीक्यू और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, जो भी तुम बोलो वो कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे, पूरे मजे से करेंगे और एक्सप्लेन करते करते।
तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे बता, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, पार्ट 2 का लिंक भी मिल जाएगा जब आएगा, और तुम्हें बाकी सारे जकास क्लासेस के लेक्चर क्लास 10 मैथ्स के मिल जाएंगे। साइंस के देखने चाहते हो तो भी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो चैनल में जाके देख सकते हो। जुड़ जाओ चैनल से, तुम्हारा फायदा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोलता नहीं हूं, क्यों? क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बच्चों के स्कोर चाहिए जो फोड़ रहे हैं। मॉक टेस्ट भी आने वाले हैं, कोई भी एमसीक्यू नहीं देखा है, कंप्लीट करो सारे टर्म 1 का सिलेबस टोटल अपलोडेड है जकास क्लासेस के चैनल में। बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उनको भी चेकआउट करो। जो जकास क्लासेस से पढ़ेगा वो 95+ जरूर फोड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।